हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। इससे पहले हम उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने 3 जनजातियां देख ली हैं। थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति और भोटिया जनजाति। आज उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए 2 और बची हुई जनजाति लेके आई हूँ, जो है बुक्सा जनजाति और राजी जनजाति। इन दोनों जनजातियों के बारे में आज हम देखेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी एग्जाम में आते हैं, वो सारे हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो दोबारा आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। शुरू करते हैं हमारी बुक्सा और राजी जनजाति के बारे में। बुक्सा 173 गांव में रहते हैं। काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के। रामनगर में रहते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के। पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में रहते हैं। विकास नगर, दोईवाला, सहसपुर, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं। यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं। आपने यहाँ पे देख लिया होगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, सेकंड पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट एंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं, 173 गांव में रहते हैं। बुक्सा की मेजोरिटी पॉपुलेशन, ज्यादातर पॉपुलेशन नैनीताल और उधम सिंह नगर में है। और यहाँ पे जिस एरिया में बुक्सा रहते हैं उन्हें कहते हैं बुक्साड़। जिन एरियाओं में नैनीताल व उधम सिंह नगर जिला में बुक्सा बहुल्य क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बुक्सा अपने आप को पवार राजपूत बताते हैं। बुक्सा अपने आप को पवार राजपूत बताते हैं। और ये बिलीव किया जाता है कि 16वीं शताब्दी में ये बनवसा चंपावत में आके स्थापित हुए थे। 16वीं ऐसा कहा जाता है कि बुक्सा सर्वप्रथम बनवसा में 16वीं शताब्दी में आकर बसे थे। ठीक है। बुक्साओं का फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि शारीरिक संरचना कैसी है? इनकी हाइट छोटी होती है, छोटे कद के होते हैं, छोटी आंखें होती हैं, भारी भौहें होती हैं यानी कि पलकें भारी होती हैं इनकी। ब्रॉड फेस, चपटा फेस होता है। लिप्स पतले होते हैं और नोज भी चपटी होती है। ठीक है। इनमें भी हमें मिश्रित मिश्रित प्रकार की शारीरिक बनावट देखने को मिलती है। ठीक है। इनकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती है, जहां रहते हैं वैसी लैंग्वेज बोलते हैं ये। इनके क्लोथ्स में जो आदमी लोग होते हैं वो धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। जो औरतें होती हैं वो ढीला लहंगा, चोली, जिसे अंगिया कहते हैं। जो भी एक्स्ट्रा नेम आ रहे हैं, जो एक कॉमन नेम्स नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा नेम आ रहे हैं उनकी उनकी लैंग्वेज में, वो आपको याद रखने हैं। ढीला लहंगा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है? ये नॉर्मली 5 गोत्रों में बटे हुए हैं। कौन कौन से गोत्र हैं? यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा और तनवर। ये 5 गोत्रों में बटे हुए हैं। ठीक है। देहरादून में कुछ संख्या में एक अलग प्रकार के बोक्सा पाए जाते हैं, जिन्हें मेहर बोक्सा कहते हैं। देहरादून में एक अलग प्रकार के बोक्सा जनजाति पाई जाती है, जिसे मेहर बोक्सा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि देहरादून में रहने वाले बोक्साओं को किस नाम से जाना जाता है? मेहर बोक्सा। या कि देहरादून में रहने वाली एक अन्य प्रकार की बोक्सा जनजाति क्या कौन सी है? वो है मेहर बोक्सा। ठीक है। ये मोस्टली जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि संयुक्त एवं विस्तृत परिवार में रहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है यानी कि पितृसत्तात्मक सोसाइटी होती है, और पितृवंशीय सोसाइटी होती है। पिता के बाद पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, लेकिन पुत्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। समाज में पुरुष और स्त्री दोनों की जो स्थिति है वो समान है। ठीक है। पुत्र को पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, पर पुत्री को भी उत्तराधिकारी माना जाता है। इनका रिलीजन, कौन सा धर्म मानते हैं? ये अपने आप को हिंदू धर्म के निकट बताते हैं। लोकल जैसे कि महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, रामकृष्ण की ये पूजा करते हैं। इसके साथ साथ ये स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, यानी कि लोकल डेटीज की भी पूजा करते हैं। जैसे कि इनकी कुछ देवी देवताओं के नाम है: ग्राम खेड़ी देवी, सरकारिया देवता, ज्वालपा देवी, चामुंडा देवी, हुलका देवी। चामुंडा देवी उधम सिंह नगर और नैनीताल के रहने वाले बोक्साओं की सबसे प्रमुख देवी हैं, जो कि काशीपुर में मंदिर है, चामुंडा मंदिर। ठीक है। चामुंडा मंदिर काशीपुर में रहने वाले जो उस एरिया के जो बोक्सा है, उनकी प्रमुख देवी मानी जाती है। ठीक है। बोक्सा भूत प्रेत और क्या कहते हैं, जादू टोने टोटके में भी विश्वास रखते हैं। ये बुज्जों की पूजा करते हैं। बुज्ज यानी कि कल्पित आत्माएं, जो आत्माएं इमेजिनरी स्पिरिट्स हैं, उनकी ये पूजा करते हैं। ठीक है। और मृतकों का ये दाह संस्कार करते हैं। इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट त्योहार हैं? चैती, नौबी, होली, दिवाली, नवरात्र, इनके कुछ प्रमुख त्योहार हैं। इसके अलावा होगड़, दलिया, गोत्रे, मोरो, इनके कुछ और प्रमुख त्योहार हैं। चैती एक त्योहार भी है, और चैती का मेला भी लगता है हर साल चैत्र नवरात्र में काशीपुर में। ठीक है। काशीपुर में, ओके, याद रखिएगा। वैसे भी हम जब मेले और त्योहार पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें देखेंगे फिर से एक बार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब इनकी अर्थव्यवस्था जानते हैं। पहले बुक्सा पूरे के पूरे खेतों पे और सॉरी पूरे के पूरे जंगलों पे और जंगलों से प्रयुक्त होने वाले जितने भी प्रोड्यूस हैं, जो भी जंगलों से मिलने वाली चीजें हैं, उन पर डिपेंड होते थे। बट अब बुक्सा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हैंडीक्राफ्ट्स में भी अपने आप को निपुण कर चुके हैं। ठीक है, पहले इनका आर्थिक जीवन जंगल एवं जंगल से प्राप्त होने वाली चीजों पर डिपेंड था, पर अब ये कृषि, पशुपालन, दस्तकारी में भी अपने आप को निपुण कर चुके हैं। इनका जो मेन फूड होता है, मुख्य खाना होता है इनका चावल और मच्छी होता है। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है, इनका सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है, इनकी घर की, इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है फैमिली। पर बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। कई परिवार मिलकर एक बोक्सा गांव बनाते हैं जिसे मंजरा कहते हैं। कई परिवार मिलकर एक बोक्सा गांव बनाते हैं जिसे मंजरा कहते हैं। याद रखिएगा, बोक्सा गांव को क्या कहा जाता है, मंजरा कहा जाता है। कुछ जगहों पर एक पांच पांच सदस्यीय कम्युनिटी पंचायत बनाई जाती है। कुछ जगहों पर 5 सदस्यीय एक बिरादरी पंचायत होती है, जो कि न्याय एवं कानून व्यवस्था का ध्यान रखती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है जस्टिस और लॉ के लिए। ठीक है, इस पंचायत के नीचे एक मुंसिफ होता है, एक इंस्पेक्टर होता है और 2 कांस्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये अब मुंसिफ के बाद कौन मुंसिफ बनेगा, उनका बेटा। तो ये सारी की सारी राइट्स जो होती हैं, सारे सारे अधिकार जो होते हैं, हेरिडेटरी होते हैं। ठीक है, ये सारे वंशगत अधिकार होते हैं। ठीक है, मुंसिफ, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल की पोस्ट के, और ये काफी सम्मानजनक अधिकार होते हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर में एक बुक्सा परिषद भी बनाई गई है। तो ये था हमारा सारा सारा बुक्सा जनजाति के बारे में, बहुत छोटा है। इसके बाद हम राजे जनजाति पढ़ते हैं। ये भी ज्यादा बड़ी जनजाति नहीं है, सबसे कम पॉपुलेशन में रहने वाली जनजाति राजे जनजाति है। ये मेजरली 7 गांव में रहते हैं, धारचूला, काली छीना, डोडीहाट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मतलब मेजरली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं राजे जनजाति, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि ये विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में गंगा पठार के पूर्व से लेकर मध्य नेपाल तक एक अंगवंशीय कोल कीरत जातियों का निवास था। आज उन्हीं जातियों के वंशज को हम राजी जनजाति कहते हैं। ठीक है, अंगवंशीय कोल कीरत कास्ट यानी अंगवंशीय कोल कीरत जातियों के वंशज ही राजी जनजाति माने जाते हैं। पुराने समय में, प्राचीन काल में, ये फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे और अपने आप को राजवार कहते थे, यानी कि राजपूत वर्ण के अनुसार। जो 4 वर्ण है ना, उसके अनुसार ये राजपूत वर्ण में आते हैं। ठीक है, इन्हें वनराउत, वनरावत और जंगलों का राजा भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वनरावत नाम से किस जनजाति को जाना जाता है, राजी जनजाति। ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना है। फिजिकल स्ट्रक्चर, इनकी शारीरिक गठन कैसा है, ये हाइट में छोटे होते हैं, चपटा फेस होता है, घुंघराले बाल होते हैं। इनका कॉम्प्लेक्शन जो होता है, चेहरे का कलर जो होता है, वो हल्का सांवला और पीला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा कैसी है। इनकी मेजोरिटी जो लैंग्वेज में जो पाई जाती है, वो तिब्बतन और संस्कृत भाषा का मिक्सचर पाया जाता है। पर इनकी बोली कुछ कुछ मुंडा लैंग्वेज को भी, मुंडा लैंग्वेज की तरह तरह भी लगती है। इनकी जो शब्दों की जो बोली होती है, वो मुख्यतः मुंडा बोली होती है। ठीक है, इनका घर, इनके कपड़े, इनका खाना क्या होता है। आदमी लोग धोती, अंगरक्ष और टर्बन पहनते हैं, यानी कि पगड़ी पहनते हैं और चोटी रखते हैं। ठीक है, आदमी जो के होते हैं वो क्या करते हैं, धोती, अंगरखा और पगड़ी धारण करते हैं। महिलाएं लहंगा, चोली, ओढ़नी धारण करती हैं, लहंगा, चोली, ओढ़नी धारण करती हैं और गोदन में गुदवाती हैं, यानी कि टैटूज होते हैं उनकी बॉडी पे। ठीक है, पहले ये लोग जंगलों में रहते थे, पर अब इन लोगों ने झोपड़ियां बनाकर रहना शुरू कर दिया है और अपने आवास को रौतियुड़ा कहते हैं। अपने आवास को ये रौतियुड़ा कहते हैं। ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रौतियुड़ा नामक आवास किस जनजाति का है, या रौतियुड़ा से आप क्या समझते हैं। तो रौतियुड़ा एक आवास है जो कि राजी जनजाति का है। ठीक है, कौन सी जनजाति का है, राजी जनजाति का। प्लीज 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 ध्यान रखना है। इसके बाद हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इनके बीच जो शादी होता है, वो एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। शादी इनके बीच में एक समझौता माना जाता है। ये हिंदुओं की तरह ही अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। विवाह से पूर्व इनके दो तरीके की एक रिचुअल्स होते हैं, 2 तरीके की सेरेमनी होती है। कौन कौन सी, एक होती है संगजांगी और एक होती है पिंठा सेरेमनी। ठीक है, विवाह से पूर्व संगजांगी और पिंठा संस्कार संपन्न होते हैं। बच्चों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है और इनमें पलायन विवाह का भी प्रचलन है। बच्चों का विवाह जो होता है वो अर्ली एज में कर दिया जाता है और इनमें एक पलायन विवाह यानी कि माइग्रेशन मैरिज का भी प्रचलन है। पति को अपना घर छोड़कर अपने ससुर के घर में आकर रहना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे विदाई औरत की नहीं पुरुष की होती है।
ठीक है। विवाह के बाद पति अपने ससुर के घर आकर रहने लगता है। ओके। इनका रिलीजन, इनका धर्म क्या है, ये मानते हैं कि जो भगवान है, जो देवी देवताएं हैं, वो पहाड़ की चोटी, नदियां और कुओं में निवास करते हैं। ठीक है। इन लोगों का विश्वास है कि देवी देवता पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब और कुओं में रहते हैं। ठीक है। ये इनके जो मुख्य भगवान है, जो मुख्य डेटी है, इनके मुख्य देव हैं, वो है बागनाथ। ठीक है। इनके मुख्य देवता बागनाथ है और ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें ऐसा माना जाता है कि अगर किसी जगह पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस जगह को ये लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। इनमें जिस स्थान पर किसी की मृत्यु हो जाती है उस स्थान पर उसके बाद कोई नहीं रहता और मृतकों को गाड़ने और जलाने का प्रचलन है। ठीक है। मृतकों को गाड़ने और जलाने का प्रचलन है। इसके बाद इनके रिचुअल्स देख लेते हैं, कुछ इनके अर्थव्यवस्था देख लेते हैं, इनके रीति रिवाज देख लेते हैं। इनके रीति रिवाज क्या है कि एक करक की संक्रांति और एक मकर की संक्रांति, दो ये इनके इंपॉर्टेंट त्योहार हैं। करक संक्रांति और मकर संक्रांति इनके दो प्रमुख त्योहार हैं। इस त्योहार पर सभी परिवार पकवान बनाते हैं। ठीक है। विशेष अवसरों पर ये थड़िया जैसा एक नृत्य करते हैं, गोले में एक थड़िया जैसा नृत्य करते हैं। ठीक है। आपस में मिलकर। ठीक है। विशेष अवसरों पर कौन सा नृत्य, थड़िया नृत्य। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, ये काष्ठ कला में निपुण होते हैं, यानी कि वुड आर्ट में, लकड़ी से बनाई हुई चीजों में ये निपुण होते हैं। ठीक है। और अब लेकिन अब इन लोगों ने एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर दिया है झूम प्रैक्टिस के तरह से। जैसे कि झूम खेती होती है ना, झूम विधि होती है ना, खेत को जला दिया जाता है और उसको खेती के उपयुक्त बना लिया जाता है, वैसे ही अब ये लोग एग्रीकल्चर भी करने लगे हैं। पहले ये भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते थे अपने रोजी रोटी के लिए, जो भी फॉरेस्ट से हमें प्रोड्यूस मिलते थे उन पर ही डिपेंड रहते थे। ठीक है। तो ये था हमारा बुक्स और राज्य जनजाति, और इसी के साथ हमने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे उत्तराखंड पीसेस पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर लिया है, ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। सारी वीडियोस आपको देखनी है, 4 इसमें वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट पे करके या टेलीग्राम चैनल पे मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें पसंद आ रही होंगी, और आप भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं, मैं कुछ और आपके लिए लेके आऊँ, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो भी आप कहेंगे मैं लेके आऊंगी। इसके साथ हम करंट अफेयर्स तो करेंगे ही उत्तराखंड का। ठीक है। कल मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब कुछ ये सब सारे 4 वीडियोस देखिएगा। ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और पढ़ते रहिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।